So, what is the chapter? 16 chapter, economic liberalization and globalization. Okay. When India became independent in the year 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economical development. हमने सोचा कि हमें जल्दी क्या करना चाहिए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए. ठीक है. तो इसलिए हमें क्या किया, इट टुक ओवर द चार्ज ऑफ अचीविंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 5 ईयर प्लान. क्या इंप्लीमेंट किया उन्होंने? 5 ईयर प्लान्स. ठीक है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. 5 साल खत्म होते ही उन लोग उसके पहले नेक्स्ट 5 ईयर प्लान तैयार हो जाता था. ठीक है. अब यहाँ पे क्या कहा है कि हियर वन आफ्टर अनदर मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मनी, रिलेटेड टू मनी. ओके. नेक्स्ट वन, फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन. ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना. रेवेन्यू कौन भरता है? हु हु गिव्स द रेवेन्यू? हम लोग सारे सिटीजन्स, हम लोग सब रेवेन्यू भरते हैं. होम टैक्स होता है ना, घर का टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये टैक्स वो टैक्स. अभी जीएसटी आ गया है. ठीक है, जीएसटी से पहले जो सारे बहुत सारे टैक्सेस थे वो सब हम लोग भरते थे. तो ये किसने इंप्लीमेंट किया? गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. हाँ, वेरा बिल को ही कहते हैं हाउस टैक्स. ठीक है. एंड द थर्ड वन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब हर सेक्टर का ग्रोथ होना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी सेक्टर है. ठीक है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, या इंडस्ट्री सेक्टर है, फैक्ट्रीज है, जो भी सेक्टर है, वो सारे सेक्टर का डेवलपमेंट भी होना और ग्रोथ भी होना. सो दे स्टार्टेड प्लानिंग आउट दिस, और उसमें ये सारा इंक्लूड किया. हैव बीन अनाउंस फॉर दिस, और उसी तरह उन्होंने ये सब कुछ अनाउंस किया. Although many of these plans were completed, success was not attained. ये सारे प्लान सक्सेसफुल नहीं थे. ये सब कंप्लीट तो हुआ, हमने सब कुछ किया, पर ये सक्सेस, प्लान्स वे कंप्लीटेड, प्लान्स कंप्लीट था, पर उसमें हमको कोई जात का सक्सेस नहीं मिला इन अचीविंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. सही मायने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं. यानी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ आना चाहिए वो हुआ ही नहीं. हमने सब कुछ इंप्लीमेंट किया फिर भी नहीं हुआ. Hereby, government investigated the cases for failures and determined to give new form to different economic policies, or in order to rectify the errors done in the past. यानी पास्ट में जो सारी मिस्टेक्स हुए हमसे, उसको रेक्टिफाई यानी सुधारने की कोशिश की. क्योंकि इतने सालों से हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर इसका कोई फल हुआ नहीं. देयर वॉज नो, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमने सब कुछ इंप्लीमेंट किया, फिर भी हमें जो ग्रोथ मिलना चाहिए या जो पैसे आने चाहिए वो हुआ नहीं. तो गवर्नमेंट ने खुद सोचना शुरू किया, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें फेलियर्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. क्या क्या फेलियर है, हम कहाँ फेल हुए, और वो जो जहाँ जहाँ फेलियर्स है वहां पे हमें उसको ठीक करने की जरूरत है. और उन्होंने उसी तरह उन्होंने यहाँ पे ये पॉलिसीज रेक्टिफाई करने का सोचा. ओके, गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक. We are back. So now what happened?
In that regard, in the industrial policy of 1991, इसलिए मैंने कहा आपको ईयर याद करो, ये this year is very important. Industrial policy of 1991, economic reforms were reforms यानी नए नए rules and regulations को add किया गया, were implemented which could strengthen economic development, which are known as L P and G. समझ में आ गया? हमने LPG implement कर दिया, that is liberalization, privatization and globalization. Now let's understand what is economic liberalization. Liberal, the word meaning, the word itself make us understand कि what does liberalization mean, है ना? Liberalization हमने सबने सीखा है, understand हम लोग करते हैं. Liberal होना, ठीक है? स्कूल में जब हम लोग एग्जाम लिखने बैठते हैं और जैसे ही हमने ये टीचर को देखा तो वो अरे ये टीचर है, इसमें तो बराबर कॉपी होगा, तो वो है लिबरल. कोई टीचर आ जाती है तो हमको ऐसा लगता है अरे आज तो कुछ होने नहीं वाला है, तो वो क्या होता है, स्ट्रिक्ट, है ना? वो बहुत स्ट्रिक्ट है. तो लिबरल यानी बहुत इजी कर देना, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होना, ठीक है, लिबरल होना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. मेरे को लगता है कि ये पता चल गया, वर्ड आपको पता चल गया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Government gradually reduces the restrictions. क्या करती है गवर्नमेंट? restrictions को reduce कर दिया. Controls imposed on private sector. कंट्रोल, उसको जो कंट्रोलिंग पावर था गवर्नमेंट का, वो कंट्रोल को इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर का वो भी थोड़ा कम कर देती है. एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके बाद एनकरेज करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए. उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. अंडरस्टूड व्हाट इट इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन? गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी पहले उसको रिड्यूस कर देना, और कंट्रोल इंपोज किया था गवर्नमेंट, उस पर बहुत कंट्रोल इंपोज किया था. किस पे? प्राइवेट सेक्टर. अब आप बोलोगे प्राइवेट सेक्टर कौन होता है, तो रिलायंस, जियो, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर्स है. तो वो प्राइवेट सेक्टर पे जो कंट्रोल था वो, एंड एनकरेजेस, और उनको एनकरेज करते इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन. ठीक है. मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन which were made in the earlier period were as follows. अब पहले क्या क्या था उसके बारे में, ठीक है. पहले यानी 1991 के पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है. ये रिफॉर्म लाने से पहले की बात है, ठीक है. व्हाट वेर देयर? देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज. तो आप सोचो आजादी कब हुआ था? 1947 से लेके 1991 तक कितने इंडस्ट्रीज थे इंडिया में पूरे? ओनली 18 इंडस्ट्रीज, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज वे थे. फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम, कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड. कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन यानी सपोज मेरे को एक फैक्ट्री लगाना था. क्यों सिर्फ 18 फैक्ट्रीज थे? अगर आप में से कोई, उस टाइम की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे किसी को अगर एक फैक्ट्री लगाना है या इंडस्ट्री शुरू करना है, तो उसको क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट के पास जाना था, और गवर्नमेंट के पास जाके परमिशन लेना था. तो गवर्नमेंट के पास जाके परमिशन लेना इजी टास्क नहीं है. आज वो एक इजी टास्क नहीं है, ठीक है. इजी टास्क मींस आप एक पेपर लेके जाओगे, गवर्नमेंट बोलेगी हाँ ठीक है, साइन करके दे दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता था. आपको जाके परमिशन लेनी पड़ती है. ये मेरी जमीन है, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ. यहाँ पे फिर वो देखेंगे ये कैसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे पोल्यूशन है या नहीं, लैंड पोल्यूशन है या नहीं, रिवर पोल्यूशन हो रहा है नहीं, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है वो मिल रहा है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है या नहीं. यानी बहुत सारे फैक्टर्स थे. वो सारे कागजात आप रेडी करोगे तब तक तो आपको ऐसा सोचोगे उससे अच्छा मैं फैक्ट्री ना चालू करूं, वो अच्छा है. समझ में आ रहा है?
आज हम लोग गवर्नमेंट के पास कोई साइन वाइन करवाने जाते हैं, वैसा इजी टास्क नहीं है। आज भी कभी कभी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, कुछ साइन वाइन करवाना है, 3-4 धक्के तो हो ही जाते हैं। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन हो गया तो क्या है, हम लोग वो फिल कर देते हैं। और अगर फिल नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें पता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता था एक एक चीज के लिए, फिर इसको मिलो उसको मिलो उसको मिलो, ऐसे पूरा राउंड राउंड घुमाते घुमाते रहते थे। इसलिए उस टाइम पे कितनी इंडस्ट्रीज थे, ओनली 18। ओके, एंड देयर वाज अ कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन। वो उसको ही एलिमिनेट कर दिया, उसको ही कैंसिल कर दिया कि अगर किसी को इंडस्ट्री रखना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत है। माइक मात्रा शायद के नाम। नेक्स्ट, second, areas other than railways, atomic energy and defense were opened for private sector. आज भी आप देखो, आज डिफेंस ओपन हो गया है और रेलवेज भी ओपन हो गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, पहले क्या था, ये तीन चीजों को उन्होंने प्राइवेट क्या कर दिया, गवर्नमेंट के पास ही रख दिया। उसके बाद बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो सब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी। पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, सब गवर्नमेंट के पास थी, उन्होंने सब अपने पास रखा था, पर गवर्नमेंट ने ये सब ओपन करके दे दिया इनको कि आप लोग यूज करो, आप प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आके कर सकता है। तो आज गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेलवे और डिफेंस, रेलवे कंपल्शन यानी कंपलसरी, उसका जो कंपल्शन का मतलब कंपल्सरी टू टेक गवर्नमेंट परमिशन जो था उसको निकाल दिया। और यहाँ पे रेलवेज, रेलवेज क्या है, रेलवेज आज भी गवर्नमेंट के पास ही था, पर अभी आपने ध्यान दिया होगा तेजस नाम का जो ट्रेन है वो प्राइवेट ट्रेन है। ठीक है, पहले जो एरोप्लेन्स जो थे, एरोप्लेन्स वो एयरक्राफ्ट भी किसका था, गवर्नमेंट का था। पर आप देखो आज गवर्नमेंट ने ही उसको प्राइवेटाइज कर दिया। तो आप देख सकते हो स्पाइस जेट है, किंगफिशर है, या अलग अलग कंपनीज के प्लेन्स है, उन लोग उड़ाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। पहले लैंडलाइन फोन जो होता था वो खाली बीएसएनएल का होता था, बीएसएनएल या बीएसएनएल का ही होता था। बट देन अभी क्या हो गया, आप देखो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स है। समझ में आया, तो ये सारी इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट वन, ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वेयर कैंसल्ड। पहले क्या था, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी था, तो वो आज निकाल दिया है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। Next, provision to take government permission for setting up industries which do not cause pollution and are not hazardous for the environment was cancelled. यहाँ पे क्या था, अगर उन लोग कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे और वो इंडस्ट्री थोड़ा बहुत पोल्यूशन कर रहा है, तो क्या था, एनवायरनमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो परमिशन, गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देती थी कि नहीं आपका तो एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, आप लोग यहाँ पे कर नहीं सकते हो, या आपका वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो नहीं कर सकते हो, कैंसिल ही कर देते थे। तो क्या होता था, कोई भी फैक्ट्री सेटअप ही नहीं कर सकता था। अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने वो जो कैंसिल जो कर रहे थे उसको ही हटा दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो प्रोविजन था परमिशन लेने के लिए कि पोल्यूशन विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन और विच डू नॉट, जो प्रॉब्लमेटिक नहीं है एनवायरनमेंट, वो ही कैंसिल कर दिया, तो कोई भी सेटअप कर सकता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन क्या क्या है, लिबरलाइजेशन करने से क्या क्या फायदा हुआ। The first one, as a result of liberalization, private sector got an opportunity to make unconstrained development, which led to the increase of production. Hazardous का मतलब क्या होता है, difficulties, problems, ठीक है।
हर्डल्स, जो हर्डल्स होते हैं ना वो। अब यहाँ पे क्या है, पहला एडवांटेज क्या था? पहला एडवांटेज ये था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या अपॉर्चुनिटी मिला है? टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड, अनकंस्ट्रेन्ड का मतलब क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेशंस जो थे, ठीक है, टू मेक अनरिस्ट्रिक्टेड या नॉट रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शंस था वो सब हटा दिया। gave an opportunity to make unconstrained development which led to the increase in production, यानी उनके प्रोडक्शन उनको बढ़ाना है तो वो लोग बढ़ा सकते हैं। Because of accepting policy of liberalization, global trade started getting an impetus and there has been an increase in the global trade। अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन एक्सेप्ट किया, उसके बाद से क्या हो गया, ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड का मतलब क्या है? इंडिया के बीच में ट्रेड, विद इन ट्रेड, ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, इंडिया अब क्या कर सकता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडिंग कर सकता है। यानी इंडिया के अंदर का जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या कोई कंपनी होगी वो बाहर के देशों के साथ क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। यहाँ पे इम्पेटस यानी क्या है, पावर, पावर देना। ग्लोबल ट्रेड ने क्या कर दिया, एक पावर दिया जिससे सारे फैक्ट्रीज या सारे इंडस्ट्रीज वाले जो थे वो लोग ट्रेडिंग कर सके। Next, because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange. Increase in foreign trade, foreign trade बढ़ने लगा तो exchange होने लगा, foreign money इंडिया में आने लगा। For example, आपको पता है डॉलर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डॉलर इन फ्रंट ऑफ इंडियन रुपी? $1, हाँ देव, 75। हाँ देव, सर सर मेरे हिसाब से अभी 70 चल रहा है। 70 है, ओके चलो ठीक है। सो अराउंड 70 to 80 रुपीस है डिफरेंस, ठीक है। तो उनका $1 हमारे सामने कितना है, इट इज वेरी, उनका $1 हमारे, हम लोग यहाँ पे 70 रुपीज देंगे, फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज देंगे तब जाके वो एक्सचेंज होगा। वैसे देर इज अनदर कंट्री कॉल्ड सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया या एक ऐसी कंट्री है, वहां पे 250 रुपीज है। यानी वहां का जो पैसा है ₹1, हमसे 250 रुपीज, हम लोग जब 250 रुपीज देंगे ना तो उनका वो ₹1 बनता है। अगर हमको समझो कि वहां का ₹1 हमको मिलेगा तो हमको कितना ज्यादा अच्छा है। ओके, यस कुवैत, वेरी गुड, कुवैत, कुवैत इज द प्लेस। तो what we are supposed to do, we are supposed to sell lot of amount, we are supposed to sell a lot। okay, अगर हम लोग बाहर की कंट्रीज में ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे वहां से हमें ज्यादा इनकम आएगा। तो दैट इज वाई इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड गेव इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। हमारा जो इंटरनल जो अंदर ही अंदर जो फैसिलिटीज थी, ठीक है, वो फैसिलिटीज क्या होने लगी, वो बढ़ने लग गई। ओके, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ने लग गई, यानी बैंक हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी इंडिया के अंदर अंदर जो थी वो सब बढ़ने लगी। लिबरलाइजेशन जैसे हुआ ये सब होने लगा। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट्स, डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे? इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। मोनोपोली को हम लोग चेक नहीं कर सकते थे। मोनोपोली का मतलब क्या होता है
कि हम जो फॉर एग्जांपल कंट्रोल होता था ना, सपोज एक कंपनी है, आपको बेस्ट एग्जांपल इज जियो। जियो जो कंपनी है वो फोन कॉल कैसे करवाता है? अगर आप बैलेंस भरोगे तो आप फोन कॉल हो जाएगा? नहीं, आप लोग डेटा का बैलेंस करवाना पड़ेगा। डेटा बैलेंस, अगर हम लोग डेटा बैलेंस करेंगे तो हमसे कॉल होगा, उसको कहते हैं मोनोपोली। ओके, हेलो, कैन यू हियर मी? यस, ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी बैक। नहीं, वन सेलर मोर बायर वो मोनोपोली नहीं है। एक्चुअली अगर सपोज मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, उसके अंदर मैं आपको और चीजें बता रहा हूं। मोनोपोली के अंदर ये भी आता है, जैसे कि पेटेंट करना। पेटेंट, पेटेंट अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं उसको मैं कॉपीराइट कर लेता हूं, एक कॉपीराइट ट्रेडमार्क। अभी सपोज नाइकी का सिंबल आपको पता है, नाइकी का, ठीक है, तो वो क्या है? वो कॉपीराइट नहीं है, वो ट्रेडमार्क है। ठीक है, ट्रेडमार्क, क्योंकि इसका जो सिंबल है उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब वो प्रोडक्ट किस तरह बिकता है? वो सिंबल से, राइट? हम लोग वो सिंबल देखेंगे, हमें पता चल गया अरे ये तो इसका है, राइट? वैसे ही कॉपीराइट दूसरा एक है। कॉपीराइट यानी मैं कुछ बनाता हूं, उस पे मेरा कॉपीराइट है, मेरे पास परमिशन है, मैं बनाया हूं इसलिए मेरे पास परमिशन है। अगर कोई बिना पूछे मेरे से वो काम करता है तो मैं उस पे केस कर सकता हूं, राइट? तो वो कॉपीराइट हो गया। पेटेंट, पेटेंट सपोज मैं एक चीज इन्वेंट करता हूं, ठीक है, वो इन्वेंट करने के बाद वो मेरे नाम पे रजिस्टर करता हूं। इफ आई रजिस्टर इट ऑन माई नेम, मेरे नाम पे मैंने उसको रजिस्टर किया, तो कोई वो चीज मेरे परमिशन के बिना बना नहीं सकता। समझ में आया? मोनोपोली में तीन तरह के डिफरेंसेस है, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो वो तीन तरह का डिफरेंसेस वो मैं आपको बता रहा हूं। वन इज पेटेंट, सेकेंड इज कॉपीराइट, एंड थर्ड वन इज ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क आपको समझ में आ गया, वो सिंबल आ गया। वो कॉपीराइट यानी मैं कोई चीज बनाता हूं तो मैं उस पर कॉपीराइट करता हूं। सपोज मैंने कुछ एक किताब लिखी है, ठीक है, वो किताब पे मेरी कॉपीराइट है क्योंकि मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि मेरी बुक है। ठीक है, अगर वो मैं किसी को सेल भी कर सकता हूँ, मेरे को सेल करना है तो मैं सेल भी कर सकता हूँ। एंड थर्ड वन इज पेटेंट। पेटेंट का मतलब मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और उस प्रोडक्ट पे मैं कब्जा में मेरा नाम लिखवा देता हूं, यानी मैं रजिस्टर करवाता हूं पेटेंट कंपनी में कि दिस प्रोडक्ट हैज बीन मेड बाय मी। मे बी इट मे बी, ये कोई भी चीज हो सकता है, आप कुछ भी बनाओ, पर वो इन्वेंशन होना चाहिए, किसी से कॉपी करके नहीं होना चाहिए, आपका खुद का इन्वेंशन होना चाहिए। ठीक है, और वो इन्वेंशन क्या है, वो आप आपके इसमें क्या कर सकते हो, पेटेंट कर सकते हो। तो कोई और आपकी वो चीज क्या कर सकता है, बना के बेच नहीं सकता। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। फिर भी हम लोग मोनोपोली को चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एक चॉकलेट का। आपने देखा वो कौन सा है, स्निकर्स आता है, स्निकर्स, ठीक है, उसी की तरह एक दूसरा चॉकलेट मार्केट में अवेलेबल है, स्नैकर्स करके। ध्यान दिया है कभी? उसका कलर वलर सब कुछ सेम है,
ठीक है, ऐसे लोग भी करने वाले हैं। तो बिना अगर मोनोपोली हम लोग चेक नहीं कर सकते, कोई लोग बहुत ये एक हम लोग टर्म ऐसा यूज कर सकते हैं, एक दादागिरी टाइप, कि मैं जैसा करता हूँ। हाँ, पर्क का है, बहुत सारे ब्रांड्स का है, बहुत सारे ब्रांड्स के कॉपी, इसलिए उन लोग क्या करते, पेटेंट करते, कॉपीराइट करते, ट्रेडमार्क सब लगाते, ताकि कोई और उसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल ना करे। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन, as focus has only been paid on industrial sector, India has remained backward in the agricultural field. अब क्या हुआ, ये जो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया, इंडस्ट्रीज पे। क्यों इंडस्ट्रीज पे दिया, क्योंकि हमारे पास कितने इंडस्ट्रीज थे, ओनली 18 इंडस्ट्रीज, इसलिए इंडस्ट्री सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया। इसके कारण क्या हो गया, हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में ध्यान नहीं दे पाए। देन देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी का मतलब डिफरेंस, वहां पे बहुत सारा डिफरेंसेस था इनकम के अंदर। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेप्ट हैड इंक्रीज। इंक्रीज इन इंपोर्ट, इंक्रीज इन इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर की चीज ज्यादा पसंद करने लगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ने लगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट जो था वो कम होता गया। अगर कोई कंट्री को इकोनॉमिकल ग्रोथ करना है तो उसका एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए, और ये सब हमने लास्ट चैप्टर में हमने लर्न किया था। ओके, हो गया, दिस इज लिबरलाइजेशन। I want you all to go through liberalization once again. I'll give you 5 minutes. आप लोग एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो जल्दी क्लियर करते हैं। Go through economical liberalization, advantages and disadvantages. And if you are having any doubts, please raise the question fast so that we can jump to the second one. इंक्रीज है बेटा, डेप्ट यानी कर्जा। डेप्ट का मतलब होता है कर्जा। अगर मैं किसी से पैसे ले लेता हूं तो क्या हो जाता है, मेरे को वापस करना पड़ेगा ना पैसे, तो वो मैं डेप्ट हूं। इंक्रीज है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, इंक्रीज है वर्ड। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का सेकेंड पॉइंट, इम्पेटस का मतलब है पावर। एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर का मतलब है ये तीन चीज को प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया था। ये तीन चीज को, कौन से तीन चीज को, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, ये तीनों को गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, और बाकी जो सब कुछ था यानी टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, फिर ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, ये एयरपोर्ट का, सॉरी, एयर ट्रैवल का, ये सब किसके पास था, ये सब हम लोग गवर्नमेंट के पास था। पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये सारे ओपन कर दिया, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, ये सारे चीज पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। और आज के तारीख में अगर हम लोग देखेंगे तो आज के तारीख में इवन रेलवेज और डिफेंस दोनों हमने किसको दे दिया है, प्राइवेट सेक्टर को। नहीं, एटॉमिक नहीं दिया है, एटॉमिक हमारे पास ही है, सिर्फ डिफेंस और रेलवे ही हमने अभी रिसेंटली हमने दिया है। पहला डिसएडवांटेज क्या है, इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शन, हम लोग इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस को निकाल देने के बावजूद मोनोपोली बहुत होता था, मोनोपोली को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि जो बनाता था वही सिर्फ बनाता था। सपोज एक XYZ कंपनी एक चीज बनाता है,
तो सिर्फ वही बना सकता था और कोई नहीं बना सकता था, तो वो है मोनोपोली। ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर एक ही कंपनी बनाता है, दूसरे कंपनी को बनाने ही नहीं दे, तो वो मोनोपोली हो जाता है। कंपटीशन कब बढ़ता है? जब बहुत सारी कंपनीज एक जैसी प्रोडक्ट बनाए। जैसे हम लोग कोलगेट लेने जाते हैं, टूथपेस्ट, तो बहुत सारी कंपनीज है ना जो टूथपेस्ट बनाती है, तो वहां पे कॉम्पिटिशन्स है। अगर सिर्फ इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, टूथपेस्ट, तो हम लोग सब क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि उसका ही टूथपेस्ट यूज करें। तो वो क्या हो गया, मोनोपोली हो गया। डिस्पैरिटी का मतलब मैंने बताया ना, वो डिफरेंस, डिफरेंस इन इकोनॉमी। अनकंस्ट्रेन्ड, अनकंस्ट्रेन्ड का मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड। ओके, कैन वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन। एनीवन एल्स, किसी और को पूछना है? तलहा? यस सर। हाँ, क्या पूछना है? कुछ नहीं। ओके देन, सो वी आर गोइंग टू, हाँ स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है। मॉनिटरी का मतलब मनी, मनी मैटर। I guess now it is clear. Now we are going to the next point, LPG का second point. The second point is privatization. Now what is privatization? The word itself make us understand. Private, ठीक है, तो उस पे से हमें पता चलता है क्या है। The process in which ownership and management of industrial units under state control is handed over or transferred to the private sector is called privatization. समझ में आ गया? What is the process of ownership? जिसके अंदर ओनरशिप है वो एक पर्सन हो सकता है या 4-5 जन बन के भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। उसमें स्टेट, अंडर द स्टेट कंट्रोल्ड, यानी स्टेट यानी गवर्नमेंट कंट्रोल, वो पूरा गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करेगा, वो कौन कंट्रोल करेगा, प्राइवेट सेक्टर खुद ही हैंडल करेगा। अगर एक अकेला पर्सन ही कर रहा है तो वो अकेला पर्सन ही उसको पूरा कंट्रोल करेगा, उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं रहेगा। Now, what are the methods? Firstly, those areas which were reserved for public sector were open for the private sector. जो public sector के लिए रखा था वो किसके लिए ओपन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। वही मैंने आपको अभी बताया ना कि रेलवेज कैसे ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए, एयरलाइंस, एयरलाइंस कर दिया, टेलीकम्युनिकेशन कर दिया, ठीक है, वो सब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ द स्टेट ओन्ड, स्टेट किसका ओनरशिप रखेगी, जो स्टेट ओन कंपनी है उसके पास, अंडर इट्स कंट्रोल, एंड गिव्स द चार्ज ऑफ मैनेजमेंट टू द प्राइवेट कंपनीज। क्या करती है, कंट्रोल किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, पर चार्ज किसको देती है, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट टू प्राइवेट कंपनीज। एकदम सिंपल आपको मैं बताता हूं। रेलवे स्टेशन गए हो, सूरत रेलवे स्टेशन, वहां पे साफ सफाई होता है। तो पहले जो साफ सफाई होता था वो कौन करता था, रेलवे गवर्नमेंट ने जिसको एम्प्लॉय बनाया था ना, वो लोग ही साफ सफाई करते थे। पर अगर आप आज रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहां आपकी साफ सफाई है ना, एक अलग लोगों को दे दिया है, अदर लोगों को मींस एक कंपनी को दे दिया है कि सूरत स्टेशन की साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया, एक अलग कंपनी को। कंट्रोल कौन कर रहा है, स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, पर उसकी वहां पे जो चार्ज जो है मैनेज करने का वो किसको दे दिया है, वो एक प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि भाई आप लोग है। तो वो उन्होंने करने वैसा शुरू कर दिया। अब सूरत को सेकंड नंबर आया है, पता है किसमें आया है, क्लीनेस्ट सिटी में। अब सूरत ने क्या किया है, रात को अगर आप निकलोगे तो आपने अगर ध्यान दिया हो,
रात को मशीन्स चलती है रोड पे साफ सफाई करने के लिए, तो वो कौन साफ सफाई कर रहा है? एसएमसी कर रही है। एसएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है एक अलग कंपनी को कि आप लोग साफ सफाई का काम करो। तो इस तरह समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का वो जो है उसको किसी और को मैनेज करने को दे दिया। गवर्नमेंट ने ही ओन किया है, बट इट हैज गिवन अ चार्ज टू अदर पीपल टू कंट्रोल इट। और स्टेट keeps management in its own hand and gives ownership to the private sector, या तो वैसे वर्षा, या तो ऊपर नीचे कर देंगे कि ओनरशिप उसको दे दिया और मैनेजमेंट ये लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? The first one, there is increase in number of production, increase in number of production units in the industrial sector. Industrial sector में production बढ़ने लगा, ठीक है? There has been a constant increase in it. Production has been increased in capital intensive and consumable commodities due to privatization. तो अब प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन के साथ साथ क्या बनने लगा? कैपिटल इंस्टीट्यूट, यानी कैपिटल यानी पैसा, लैंड, मनी, वो सब कुछ उसके अंदर आ गया। और जो हम लोग कंज्यूम कर सकते, कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूमेबल जो है वो भी वो वैसी कमोडिटीज भी क्या हो गए? प्राइवेटाइजेशन हो गया। कंज्यूम यानी हम लोग खा पी सकते हैं वैसी कम्योडिटीज, वो सब क्या गया? वो भी प्राइवेटाइजेशन के हाथों में चला गया। नेक्स्ट वन, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम लोग जो यूज कर सके हमारे डेली लाइफ में, हम लोग जो यूज कर सकते हैं वैसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, सिर्फ खाने पीने की नहीं, बल्कि हमारे डेली प्रोडक्ट्स हम लोग जो एक बार यूज करके वापस उसको रिसाइकल करके वापस यूज करना, वैसी भी चीजें हो सकती है, ठीक है, रिप्लेस कर सके वैसी। Working capacity of the public sector has improved due to privatization of public sector enterprise. Working capacity बढ़ने लगा। वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने लगा यानी पहले जो गवर्नमेंट जो लोग थे उन लोग क्या है कि इतने बजे से सपोज 10 to 5 ये उनका टाइम था, तो ये इतने टाइम में ही उन लोग काम करेंगे, उसके बाद वो लोग काम नहीं करेंगे। और 10 बजे अगर काम शुरू भी करना है तो वो 10 बजे आएंगे, बैठेंगे, फिर धीरे 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 काम शुरू होगा। और जैसे ही काम शुरू होता है उनका लंच ब्रेक हो जाता है, और फिर लंच करेंगे, लंच ब्रेक होगा, उसके बाद धीरे से, तो पूरे दिन में वर्किंग कैपेसिटी क्या था? बहुत कम। और जैसे ही ये प्राइवेट सेक्टर में गया तो वर्किंग कैपेसिटी जो था वो बहुत जल्दी बढ़ गया, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको निकाल भी सकते हैं, तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने लग गई, लोग काम ज्यादा करने लगे, ठीक है, वो लोग टाइम पे आने लगे, ज्यादा काम करने लगे। अगर ज्यादा काम और अच्छा करोगे तो ही आपको प्रमोशन मिलेगा, ऐसा सब कुछ बहुत कुछ था, इसीलिए ये सब वर्किंग कैपेसिटी क्या हो गया? वो बढ़ने लगा। एंड द लास्ट इज द डिसएडवांटेज। इसमें डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? So what are the disadvantages? Economical power has centralized as a result of privatization, because of which evil of monopoly has increased. अब यहाँ क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हो गया? वो सेंट्रलाइज पावर जो था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, और सेंट्रलाइज होने के कारण जो ईवल मोनोपोली थी कि नहीं ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं ही बनाऊंगा और मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो कोई और कंपनी, फॉर एग्जाम्पल फॉर XYZ, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ टूथपेस्ट का, एक कंपनी पहले था और दूसरी कंपनी ने हिम्मत जुटाई कि चलो मैं भी टूथपेस्ट ही बनाता हूं, तो क्या कर दिया वो कंपनी को? वो इन्होंने बोला कि नहीं ये मेरा प्रोडक्ट है,
मेरा ही प्रोडक्ट ही बिकेगा, तू बना ही नहीं पाएगा, या उसको बढ़ने ही नहीं दिया, उसको काम करने ही नहीं दिया। ठीक है, तो दिस स्टार्टेड हैपनिंग। कॉटेज इंडस्ट्री हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाए। ठीक है, ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन बेनिफिटेड। इसमें जो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको ही पूरा या सारा बेनिफिट उनको ही मिला, कॉटेज इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। एंड द थर्ड पॉइंट, prices have not remained under control due to privatization. This has led to problem of price rise। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसके इसके सपोज क्या हुआ, प्राइसेस हैव नॉट रिमेन्ड अंडर कंट्रोल। प्राइसेस हमने लास्ट क्लास में 15 चैप्टर में स्टडी किया था क्या, जब हम लोग मार्केट सिस्टम लर्न कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था, मैंने आपको समझाया था कि इट इज अ फ्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होने लगा, गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना छोड़ दिया उसके प्राइसिंग पे। तो क्या हो गया, वो लोग कोई भी प्राइस बनाने लगे। ठीक है, उनको जैसा ठीक लगता था उन्होंने वैसा प्राइसेस करने लगे, और उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइस जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्राइसेस हर चीजों का प्राइसेस बढ़ने लगा। ओके, अंडरस्टूड। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पूरा प्राइवेटाइजेशन मेरे को लगता है समझ में आ गया। यू कैन गो थ्रू इट, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। सेट पॉइंट नंबर टू क्या है किसमें, डिसएडवांटेज। हाँ, डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या है, एक मिनट, कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई, खाली लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज थे वही डेवलप होने लगी। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, यानी बड़ी बड़ी जो मशीन्स बनाती थी ट्रक्स की या मशीन्स की, वैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को ही फायदा हुआ। जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, जो घर पे बैठ के कॉटेज इंडस्ट्रीज हमने बताया था कि जो घर पे बैठे बैठे हम लोग जो इंडस्ट्रीज थे, वो सारी इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं हुआ। कैन वी मूव फॉरवर्ड। एंटरप्राइज का मतलब होता है प्रोजेक्ट। एंटरप्राइज का मतलब होता है प्रोजेक्ट। कैन वी मूव फॉरवर्ड, ये थर्ड पॉइंट हम लोग करके। नो, क्या हुआ हेत? हेत, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Okay, now let's move forward. The third one is globalization. Okay, what is globalization? Globalization is the process of connecting one country economy with the world economy. Okay, what is globalization? Is the process of connecting one country's economy with the world economy. ठीक है, as a result of which
फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हमारे पास हम लोग जो फ्लो ऑफ गुड्स है वो गुड्स फटाफट हो रहे हैं, सर्विसेज मिल रही है, टेक्नोलॉजी मिल रहा है, लेबर भी बहुत जल्दी इसलिए अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसके क्या क्या है। ऑब्स्टिकल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड, यानी दो देश के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स थे वो उसको हटा दिया। यानी कोई भी हम लोग किसी कंट्री के साथ हम लोग क्या कर सकते, आसानी से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते, उसमें कोई जात की दिक्कत नहीं है। सेकेंड, such a condition has been created so that the capital exchange can easily take place between two nations। क्या इस तरह कंडीशन बनाया है ताकि हम लोग कैपिटल, यानी हम लोग सपोज कोई और कंट्री में उन्होंने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है, यानी इंडिया का प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है, तो पैसे कैसे ट्रांसफर करें, तो उसका वो जो बंदोबस्त है वो उन्होंने कर दिया है। ठीक है, वहां पे उन लोग पेमेंट कर देंगे, हमें यहाँ पे इनकम मिल जाएगा। ठीक है, बैंकिंग की फैसिलिटी बढ़ा दी, तो जैसे उन्होंने बैंकिंग की फैसिलिटी बढ़ा दी तो इस तरह हम लोग मनी ट्रांसफरिंग या मनी ट्रांसफर और ये सब कुछ कर सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड, यानी जो टेक्नोलॉजी में जो हम लोग को जो ऑब्स्टेकल्स थी वो भी उन्होंने हटा दिया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सबसे बेस्ट एग्जांपल इज अमेजोन। पता है अमेजोन का जेफ ब्रोस जो है वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है अभी। ही इज द सब उसकी कंपनी है अमेजोन। हम लोग यहाँ बैठे बैठे क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग घर पे बैठे बैठे हम लोग ऑर्डर कर देते हैं और वो चीज हमारे घर पे 2-3 दिन के अंदर आ जाता है ना। हम लोग ने ना तो वो दुकान देखी है ना तो वो प्रोडक्ट देखा है, बस हमको देख के पता चला कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, हमने बुक कर दिया, वो हमको मिल गया। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में बी देयर अमंग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर, फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर यानी आपके घर पे सैमसंग का टीवी फ्रिज ऐसा कुछ है, एमआई का टीवी फ्रिज सब है, तो एमआई का टीवी या फ्रिज या ये सैमसंग का टीवी फ्रिज ये सब इंडियन कंपनी है? नहीं, ये सब फॉरेन कंट्रीज की कंपनी है। भले ये वो फॉरेन कंट्रीज की कंपनी है, आज हम लोग वो जैसे ही हम लोग टीवी खराब हो जाता है या फ्रिज खराब हो गया या वॉशिंग मशीन खराब हो गया, वहां पे एक टोल फ्री नंबर दिया, हम लोग उस पर कॉल करते हैं, वो आदमी हमारे घर पे आके फ्री में सर्विस करके जाता है, फ्री में सर्विस कर रहा है। तो वो फ्री में क्यों सर्विस दे रहा है? क्योंकि वो इंडियन है इसीलिए? नहीं, हम लोग क्या कर रहे, उसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच रहे और वो लोग हमारे यहाँ के लोगों को क्या दे रहे, लेबर दे रहे, यानी उनको नौकरी दे रहे। और उन्होंने ही अपनाया है कि हम लोग फ्री में क्या दे देंगे, फ्री में उनको जो सर्विस है, फ्री सर्विस है, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। गॉट इट? तो फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर इज डन। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर देयर इन द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, यानी अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक है, हम दोनों देखते हैं। एडवांटेजेस कौन कौन से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेनर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको अभी जियो के बारे में बता दूं, ग्लोबल गूगल ने हमारे जियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। पता है गूगल ने इन्वेस्ट किया है, गूगल इज अ फॉरेन कंट्री पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सऊदी के कोई कंपनी से, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्री से उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अमेजोन का जो मालिक है उन्होंने जियो में इन्वेस्ट किया है, तो दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यस, फेसबुक वाले ने भी इन्वेस्ट किया है।
गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजिली बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत ही सही है। गुड्स कहीं पे भी बना हो वो हमें बहुत आसानी से मिल सकता है ना। आपने देखा होगा मोबाइल का, कोई भी मोबाइल बनता है आज, आईफोन इंडिया में बनना शुरू हो गया है। आईफोन कंपनी एक यूएस कंपनी है, पहले चाइना में बनता था, पर चाइना में ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए तो उन्होंने क्या कर दिया, चाइना का प्रोडक्शन बंद कर दिया। एप्पल वालों ने वहां पे प्रोडक्शन बंद कर दिया और बोला कि इंडिया में हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। तो अगले साल तक आपको जो आईफोन अगर मार्केट में अवेलेबल होगा उस पर ऐसा लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट वन, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपटीशन को, एक कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको सामना कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज द डिसएडवांटेजेस। लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस। What are the disadvantages? Expected success has not been attained in finding solution for the problems of poverty, unemployment due to globalization. हमने सोचा था ये सब करने से, LPG करने से हमारे यहाँ पे पूरी गरीबी चली जाएगी, पर अभी तक गई नहीं है। ठीक है, गरीबी भी नहीं गई है और एम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू था हमारे यहाँ पे कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने लगा क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है। Okay. Next, developing countries have not acquired proper benefits of increase in exports, which they should have acquired. डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी कैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, और हमको ऐसा लगा था, हमको यानी इंडिया को ऐसा लगा था एक्सपोर्ट करने से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, पर हकीकत क्या है, हम लोग जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जब हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट का हमें फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट व्हाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन लेस बेनिफिट। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको फायदा बहुत कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टाटा की एक कंपनी, टाटा कंपनी बहुत बड़ी है। टाटा कंपनी क्या बनाती थी, मशीन्स बनाती है, ठीक है, ट्रक्स बनाता है, ट्रक्स और कार्स बहुत कुछ बनाती है। सबसे छोटी से छोटी नमक से लेके सबसे बड़ी मशीनरी भी कौन बनाता है, टाटा। टाटा कंपनी सुना है, ठीक है। तो वो टाटा कंपनी हर चीज बनाता है, पर जो बड़ी बड़ी मशीन्स जो बनाते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, तो वो इंडस्ट्रीज, पापड़ की इंडस्ट्री भी आती है, पापड़ बनाने वाली इंडस्ट्री भी होती है, ठीक है, वो भी एक छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है। वैसे मास्क, अभी जो मास्क बनाते हैं वो भी एक छोटी इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ नहीं है, उनको बहुत कम फायदा हुआ है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? Okay, today we wind up the chapter here and we will continue